हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का यथार्थ आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द करंट अफेयर्स। और आरएएस की एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। So here we have decided to start the current affairs session from the December 2021, क्योंकि यहीं से जो है आपका ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ का जो है प्रीलिम्स का अगर हम लेकर के चलते हैं, अभी का जो टाइम है तो वो हमें कवर करके ही चलना है करंट अफेयर का सेक्शन। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिसंबर से करंट अफेयर स्टार्ट करने का जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आपका दिसंबर से क्या होता है, दिसंबर में राजस्थान गवर्नमेंट की एनिवर्सरी होती है दिसंबर के महीने में। और उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर यानी कि दिसंबर मंथ में जो है बहुत सारी स्कीम्स को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। सो दिसंबर के जो करंट अफेयर है यहाँ से स्टार्ट करना बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है अगर हम 2022 के प्रीलिम्स की बात करें और मेंस एग्जाम की, यानी कि कंप्लीट जो आरएएस की आपकी जर्नी है, तो यहाँ से हमें करंट अफेयर को स्टार्ट कर देना चाहिए। So in this series, we will discuss about the current affairs of the Rajasthan, current affairs of India and regarding sports and awards etc. ये सारे के सारे इसके अंदर आपके इस सेक्शन के अंदर included रहेंगे। So first of all, we are going to start our session with the current affairs of Rajasthan. Okay, so the first thing is the Sahitya Academy Awards for the Rajasthan language। जो है अभी इस बार के जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था, तो उसमें राजस्थानी लैंग्वेज का जो अवार्ड है वो आपका मिला था मिठेश निर्मोही को, जो कि किसके कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। देखिए, आपको राजस्थान की जो एग्जाम है, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि इस टाइप से है ना, इसमें करंट अफेयर में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो वन लाइनर क्वेश्चन में किसको मिला, मिठेश निर्मोही को मिला। मिठेश निर्मोही बिलोंग कहां से करते हैं, जोधपुर से करते हैं। और ये इनके पोइट्री कलेक्शन मुक्ति के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, इनका एक पोइम्स का कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन है मुक्ति, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मिठेश निर्मोही, जोधपुर एंड मुक्ति विच इज द पोइट्री कलेक्शन। साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज और उनके साथ में आपकी राजस्थानी और इंग्लिश को, यानी कि टोटल ओवरऑल आपका 24 लैंग्वेजेज के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। 24 में से आपकी 22 लैंग्वेज जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में आती हैं, जिसके अंदर आपकी यानी कि आपकी जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर आती हैं 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं। और उसके अलावा राजस्थानी एंड इंग्लिश, इनको इंक्लूड करके टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 1954 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, 1954 से दिया जा रहा है। और इस अवार्ड के अंदर मिलता क्या है, एक ताम्र पत्र यानी कि आपका जो कॉपर सील्ड होती है, और 1 लाख रुपए कैश जो है इसमें अवार्ड के रूप में दिया जाता है। मूविंग टुवर्ड्स दी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेटिंग अवार्ड्स हैं रिगार्डिंग आपके जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, किस चीज का, आपके ज्यादा से ज्यादा सभी को क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर मूव करवाने के लिए। तो ये जो अवार्ड्स हैं आपके, ये 14 दिसंबर को दिए जो आपका अनाउंस किए गए थे। और इसमें राजस्थान जो है इस बार वाले 2021 वालों की बात करें हम, राजस्थान को सेकंड प्राइज मिला है बाय द सेंट्रल ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, राजस्थान की जो टोटल कैपेसिटी है किस चीज की, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। सोलर एनर्जी के अंदर राजस्थान की जो टोटल कैपेसिटी है वो 142 गीगावाट यानी कि 142 गीगावाट है। और राजस्थान ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है वो 2019 के अंदर लॉन्च की थी। सौर ऊर्जा नीति यानी कि सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है वो आपकी 2019 में लॉन्च की गई थी। यदि हम बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन 2021 का,
वेरी इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में तो ऑलरेडी आरएसएम एसएसबी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर 2021 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। जो राजस्थान का जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन रही थी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, एंड स्टिल राजस्थान इज मेंटेनिंग इट्स फर्स्ट पोजीशन बाय द कंटिन्यूअस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आरकैट के बारे में। इसका अनाउंसमेंट किया गया था आपका दिसंबर 2021 के अंदर। ये एस्टैब्लिश कहां पे होगा, जयपुर में होगा। तो ये वाला जो सेक्शन होता है ये भी फेवरेट सेक्शंस में आता है, किसके, आपकी आरपीएससी के, कि आपका जो है फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगी, आपकी जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में पूछना, बामासा टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे होगा, आपका बीजीए मसाला यानी कि जो आपके जो सीड्स का है उससे रिलेटेड जो है सेंटर कहाँ पे होगा। इस टाइप से क्या किया जाता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि नए एस्टैब्लिश हुए होते हैं उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। सो इन दिस सीरीज आपका जो है राजस्थान जो टेक्नोलॉजी है सेंटर का, राजीव गांधी सेंटर ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन जयपुर। 3 फेजेज में इसको क्या किया जाएगा, यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। एस्टैब्लिश तो ये जयपुर में होगा फॉर दी 3 फेज ट्रेनिंग टू दी यूथ। इसके अंदर यूथ को यानी कि जो युवा हैं उनको उनके रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, अलग अलग स्टेज की 3 फेजेस में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एडवांस आईटी प्रोग्राम्स को इंक्लूड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड रोबोटिक्स, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं यहाँ पे करवाए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सो इट इज ए गुड स्टेप रिगार्डिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट। यदि उस दिशा में देखें तो नई एडवांस टेक्नोलॉजी की इस डायरेक्शन में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ओवरऑल हेल्थ सर्विस इंडेक्स ऑफ 2021 यानी कि पूरा का पूरा एक, इसको हम हिंदी में कहते हैं समग्र स्वास्थ्य सूचकांक। ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स का मतलब है समग्र स्वास्थ्य सूचकांक, यानी कि हेल्थ की जो कंडीशन है उसके बारे में जो है एक ओवरऑल क्या आउटपुट निकल के आता है 2021 के अंदर। तो राजस्थान की जो है इसमें 16th पोजीशन है, और ये जो इंडेक्स है ये नेशनल लेवल पे रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। और राजस्थान की बात करें तो इस पूरे इंडेक्स के अंदर राजस्थान के इंक्लूड करते हुए जो हमारे 28 स्टेट एंड प्लस यूनियन टेरिटरीज को ऐड कर दें तो उसमें हमारे राजस्थान की जो है 16th पोजीशन है। फर्स्ट प्लेस किसका है, केरल का। केरला इज एट द फर्स्ट पोजीशन रिगार्डिंग द हेल्थ इंडेक्स इन 2021 ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कुछ सर्टेन की फाइंडिंग्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है आपका हर एक 5 साल के अंदर ये सर्वे करवाया जाता है। इट इज अदर देन दी नॉर्मल सेंसस, जो आपका की जनगणना जो होती है, सेंसस होती है, वो 10 साल में होती है, लेकिन आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये हर 5 साल के अंदर करवाया जाता है। इसके अंदर पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी, इनके बारे में जो डिफरेंट इंडिसेज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये कौन सा है, अपने आप में शुरू होने के बाद में ये 5th वाला है। अब इसको ये 2 चीजें याद रखनी, 5 साल में कराया जाता है, यानी कि गैप जो होता है एक सर्वे से दूसरे सर्वे का वो 5 साल का गैप होता है। और ये है कौन सा वर्जन, ये 5th वर्जन है। अब देखिए इसमें सेक्स रेशियो इंडिया का निकल के आया है 1020 आउट ऑफ 1000, यानी कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि जो पॉजिटिव में गया है सेक्स रेशियो ओवरऑल 1020 जो महिलाएं हैं वो 1000 पुरुषों पे प्रेजेंट है। राजस्थान में जो सेक्स रेशियो है वो तो 1009 है पर 1000 मैन। चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का 9:9 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो राजस्थान का काफी कम है, 857 है। पॉवर्टी के अंदर जो है बिहार इज द पुअरेस्ट स्टेट एंड राजस्थान का जो है 8th पोजीशन है पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर।
ये कुछ सर्टेन की फाइंडिंग है जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें राजस्थान की जो है पॉवर्टी इंडेक्स में इसके अंदर एक सब इंडेक्स होता है। आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका सब इंडेक्स है, यानी कि एक पार्ट है पॉवर्टी वाला, तो उसके अंदर जो है आपकी राजस्थान की कौन सी पोजीशन है, 8th पोजीशन है। एनसीडीसी सेंटर नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर। अब देखिए ये जो सेंटर बनाया है ये हाल ही में जो कोरोना डिजीज स्प्रेड हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं यानी कि जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, संक्रामक रोग होते हैं, वो एक से दूसरे में फैल जाते हैं। और यहाँ पे जो देखने को मिली थी प्रॉब्लम कि यहाँ पे कोरोना जो वायरस था हमारा, कम्युनिकेबल डिजीज में भी पर्टिकुलरली कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस इट वाज चेंजिंग इट्स वेरिएंट कंटिन्यूअसली, यानी कि कोरोना है वो अपने आप में एक सिंगल वायरस स्ट्रेन नहीं था, इसके स्ट्रेन चेंज हो रहे थे, ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहा था, इसके डिफरेंट वेरिएंट सामने आ रहे थे और उनका सही टाइम पे सही तरीके से रिकॉग्निशन होना बहुत ही जरूरी है फॉर द प्रॉपर मेडिकेशन, फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसी टाइप से नॉट ओनली द वायरस ऑफ द कोरोना अलोंग विद दैट कुछ अदर जो वायरसेज होंगे या भविष्य में आने वाली, कोई दुआ करेंगे कि ऐसी कोई बीमारी कभी आए ही नहीं जो कि इतनी डिजास्टर्स होगी, तो लेकिन फिर भी हम जो एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है टू गेट रेडी इटसेल्फ हिमसेल्फ फॉर द फर्दर जो भी इस टाइप की चीजें होती हैं, तो उसी सीरीज में जो है आपका प्रतापनगर जयपुर के अंदर एक सेंटर बनाया गया है एनसीडीसी सेंटर, जो कि डिटेक्ट करेगा वेरियस वायरस को, वेरिएंट्स को 24 आवर्स में, यानी कि बहुत ही जल्द। आपने न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे जब कोरोना चल रहा था कि हमारे यहाँ पे वायरस के वेरियस वेरिएंट को डिटेक्ट करने का फास्टली जो है सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, उसके लिए हमें जो है सैंपल्स को पुणे भेजना पड़ रहा था। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जयपुर में प्रतापनगर के अंदर जो है एनसीडीसी सेंटर एस्टैब्लिश किया है। ये फैसिलिटी होगी, यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की भी फैसिलिटी जो है अवेलेबल होगी, यानी कि वेरिएंट्स के जो जीनोम सीक्वेंस होगा उसको भी इजीली करके यहाँ पे वेरिएंट को डिटेक्ट कर लिया जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट तैयार किया जाएगा। शरद महोत्सव इन माउंट आबू। देखिए राजस्थान के अंदर क्या है कि विभिन्न अवसरों पे अलग अलग महोत्सव यानी कि मेले महोत्सव जो है वो राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, उसमें सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। शरद महोत्सव यानी कि जो शरद ऋतु का, शरद एक हिंदी कैलेंडर के अंदर ऋतु आती है ऋतुओं में से, तो शरद ऋतु को मनाने का, सेलिब्रेट करने का महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, माउंट आबू के अंदर। इसी के अलावा शरद महोत्सव यदि माउंट आबू में मनाया जाता है तो बाकी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जिनकी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग वाला पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मरु महोत्सव जो है कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ब्रिज महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो इस टाइप से आपका मैच द फॉलोइंग के अंदर इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर अलोंग विद द करंट अफेयर, दो सेक्शन यहाँ पे एक साथ में कंपाइल हो रहे हैं, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और साथ में ही करंट अफेयर वाला सेक्शन, तो दोनों को ही मिला करके ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है आपका। तो पतंग महोत्सव जनवरी में जयपुर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जो है आपका मार्च में जयपुर में हो गया, इसी प्रकार से जैसे कि मेवाड़ उदयपुर में हो गया और मारवाड़ अक्टूबर के अंदर जोधपुर में हो गया। तो आपके ये जो 8 इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, थार महोत्सव कहाँ पे हो गया आपका, बाड़मेर में हो गया, तो ये राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किए जाते हैं इन महोत्सवों को। ज्ञान दूत 2.0 ये क्या है आपका, ये एक इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी गेस्ट फैकल्टीज को इनवाइट किया जाएगा फॉर दी स्टूडेंट्स। ज्ञानदूत 2.0 जो है ये कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव है। इसमें यूजी एंड पीजी के लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस बाय द वॉलेंटियर टीचर्स, यानी कि कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट एंड जो आपका
पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वॉलंटरली कोई वॉलंटियर करके ऑनलाइन फ्री क्लासेस जो है उनको देने के लिए ये एक प्रोग्राम है। ये भी कोरोना टाइम में स्टार्ट किया गया था और इसको कंटिन्यू किया गया है विद द सेकंड वर्जन ज्ञान दूत 2.0। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञान दूत प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, फॉर द वुमेन हाउस होल्ड वुमेन उनको लिटरेसी के लिए, फॉर दी ऑलरेडी एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आगे उनके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए। इस टाइप से आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है ज्ञान दूत 2.0 पे, जो कि आपका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में से अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को ऑनलाइन वॉलेंटरली आपका क्या करना हो, देना हो। 100% कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जिला राजस्थान का, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान विच हैव कंप्लीटेड द 100% कोविड वैक्सीनेशन वाज प्रतापगढ़। और ये जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जनरली न्यूज़पेपर में जो पिक्स देखते थे वो ये थी कि जो ट्राइबल एरिया के अंदर जो कोविड वैक्सीनेशन की टीम जाती थी तो उनको दौड़ाते हुए दिखाया जाता था, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला था रिगार्डिंग द कोविड वैक्सीनेशन। लेकिन स्टिल प्रतापगढ़ इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विच हैव कंप्लीटेड इट्स 100% वैक्सीनेशन। सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है और आ भी चुका है एक एग्जाम के अंदर। सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट था सेकंड नंबर पे वो बूंदी था जिसमें 100% कोविड वैक्सीनेशन हुआ था। द स्टेट प्रिंटिंग प्रेस, राजकीय मुद्रणालय जिसको बोलते हैं, विच इज क्लोज्ड नाउ इज अलवर प्रेस। अलवर की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। ये राजकीय मुद्रणालय इसी टाइप की है जो है, जैसे कि जयपुर में प्रिंटिंग प्रेस है जो स्टेट की, एक बीकानेर में भी है और जगहों पे चल रही है। लेकिन पूछा जा सकता है कि हाल ही में यानी कि रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द स्टेट हैज बीन क्लोज्ड। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द स्टेट हैज बीन क्लोज्ड। तो अलवर प्रिंटिंग प्रेस जो है आपकी वो बंद की गई है। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द राशन फ्रॉम द जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। ये जस्ट लाइक जैसे कि आपका एक फैमिली का राशन कार्ड होता है उसी टाइप से एक पूरी फैमिली का जो है महिला मुखिया यानी कि जो परिवार की जो सबसे बड़ी या महिला होती है या फिर जिसको हम मुखिया महिला कह सकते हैं उसके नाम पे जारी होता है। और पहला जिला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका नागौर है जिसने जन आधार कार्ड के बेसिस पे क्या किया है, राशन पीडीएस सिस्टम के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें राशन कार्ड की बजाय जन आधार कार्ड को बेस बना करके डिस्ट्रीब्यूट किया। करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2021 पे अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 2021 के दिसंबर महीने में आपके भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग दैट इज द ड्रैग ग्याल्पो अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि द ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, और इसी पर्टिकुलर अवार्ड का दूसरा नाम भी है वो है आपका ड्रैग ग्याल्पो अवार्ड। ये किसको मिला है, ये मिला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी कि और द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कहाँ का क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से आपका भूटान का। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये कि किसे मिला है, हु हैज गॉट दिस अवार्ड। सेकंड वन, व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड इज दिस, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द विच कंट्री, भूटान। भूटान का ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हु हैज बीन अवॉर्डेड, श्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो आपकी खबर आती है दिसंबर मंथ की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि फर्स्ट थे जनरल विपिन रावत, उनकी बहुत ही सैड डिमाइस हुआ। एक बहुत ही डिजास्टर्स जो है एक डेडली एक्सीडेंट, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे,
कुन्नूर में, और वो कहाँ पे है आपका, कन्नूर जो है वो आपका तमिलनाडु में है। तो ये तीनों चारों जो इंफॉर्मेशन है इनके बारे में ये है। अब जो है इनको अवार्ड किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से पोस्टथेमसली, यानी कि मरणोपरांत पोस्टथेमसली जो है आवर फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल लेट जनरल विपिन रावत जो हैं उनको अवार्ड किया गया पद्म विभूषण अवार्ड से। न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो है भारतवंशी पराग अग्रवाल को क्या बनाया गया है, ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। और इसी के साथ में जो टॉप नॉच वर्ल्ड वाइड जो टेक कंपनीज हैं, लाइकवाइज आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला जी हैं और गूगल में सुंदर पिचई जी हैं और पराग अग्रवाल जो हैं ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही ग्लोरियस प्राउड मोमेंट है कि भारतीय जो हैं इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर अपना लोहा मनवा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं हम। गंगा एक्सप्रेसवे है ये ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर यूपी के अंदर एक पूरा होल एक अच्छी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाला एक्सप्रेसवे है जो कि बनेगा, ये प्रस्तावित है फ्रॉम बिजोली विलेज ऑफ टू दी जुडापुर डांडू विलेज ऑफ प्रयागराज। और ये टोटल इसकी लेंथ क्या होगी आपकी 594 होगी। सो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे विच इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज इन विच स्टेट, क्योंकि गंगा आपकी जो फ्लो करती है वो आपका कहाँ पे करती है, उत्तराखंड, फिर आपकी यूपी, बिहार और फिर आगे जो है वेस्ट बंगाल। तो आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से में कौन से स्टेट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूपी में। और ये 594 किलोमीटर का टोटल एक रोड कनेक्टिविटी होगी। हेल्थ इंडेक्स 2019-22। तो देखिए इसका हमने एक छोटी सी झलक जो है हमने राजस्थान के जो करंट अफेयर वाले सेक्शन हैं उनके अंदर भी देखी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये 2019-20 के साल के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 4th वर्जन है हेल्थ इंडेक्स का। थीम इसकी थी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इसकी थीम आपको याद रखना जरूरी है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इसमें टोटल 24 इंडिकेटर्स को, यानी कि 24 इंडिकेटर्स रिगार्डिंग द हेल्थ, फॉर एग्जांपल जो है स्टंटिंग, ड्वार्फिंग, ओवरऑल ओबेसिटी एंड आईसाइट, और इस प्रकार से जितने भी हो सकते हैं बहुत सारे क्या होते हैं हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन को डिनोट करते हैं। तो उनमें से 24 हेल्थ इंडिकेटर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। पोजीशन की बात करें तो बड़े राज्यों में, यानी कि जो बिग स्टेट्स हैं उसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन है केरल की एंड सेकंड पोजीशन है आपकी, सेकंड पोजीशन पे है तमिलनाडु। स्मॉल स्टेट्स के अंदर मिजोरम इज एट द फर्स्ट पोजीशन एंड त्रिपुरा इज एट द सेकंड पोजीशन। यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नगर हवेली इज एट द फर्स्ट पोजीशन। राजस्थान की एक बार हम बात कर लेते हैं। राजस्थान पोजीशन के मामले में तो है आपका 16th पोजीशन पे एंड इसका स्कोर है 100 में से 41.33। और यही मैंने पहले भी बताया था राजस्थान के करंट अफेयर में कि राजस्थान की जो पोजीशन है वो 16th पोजीशन है। सो यहाँ पे मैप में भी दिख रहा है केरला जो है यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्थ इंडेक्स के रिजल्ट हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। एंड जो आपका यूपी है ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से है। नागालैंड की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मिजोरम जैसे कि हमने डिस्कस किया फर्स्ट प्लेस है इसका स्मॉल स्टेट में, सो इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव जो है ये यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपका जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। सो इट इज द ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स जिसकी थीम है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात करते हैं 2020-21 के लिए जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था उसके बारे में। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर ऑन द बर्थ डेट ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उनके योगदान को गवर्नेंस के अंदर याद करते हुए, उनको ट्रिब्यूट करते हुए स्टार्ट किया गया था एंड नाउ इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द 25 दिसंबर ईच एंड एवरी ईयर।
और इस दिन क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो आपका नीति आयोग है, ये अलग अलग स्टेट के अंदर गवर्नेंस की पोजीशन के रिगार्डिंग क्या करता है, एक इंडेक्स जारी करता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं आपके 5 Ds एंड आपका 5 Ds टोटल जो है 10 कंपोनेंट्स को बेस बना करके ये इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है, जिसके अंदर जुडिशरी भी आ जाती है, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक गवर्नेंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, पब्लिक हेल्थ, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा। ये 10 कंपोनेंट्स हैं और ये माय डियर फ्रेंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मेंस एग्जाम। मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो आपको ये वाला जो चार्ट है ये याद होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। गुड गवर्नेंस के बारे में अगर हम बताएं कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, इंपॉर्टेंट, ये बनाता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेज ऑन द बेसिस ऑफ 58 इंडिकेटर इन 10 एरियाज एंड दीज आर दी 10 एरियाज। ये 10 एरिया में से फर्दर क्या होगा, प्रत्येक एरिया के क्या हो जाएंगे, 3-3, 4-4 इंडिकेटर हो जाएंगे उनको, तो टोटल 58 इंडिकेटर आउट ऑफ 10 एरियाज। 10 एरिया जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स एटसेट्रा, ये 10 एरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड कर रखा है स्टेट्स को, तो ग्रुप ए के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वो गुजरात की रही है, ग्रुप बी के अंदर फर्स्ट पोजीशन मध्य प्रदेश की है और राजस्थान जो है सेकंड पोजीशन पे आया है। सो यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है आपको। पहली चीज राजस्थान के रेस्पेक्ट में कि राजस्थान जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप बी में आता है। और राजस्थान की 2020-21 वाले गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर पोजीशन क्या रही थी, तो राजस्थान की सेकंड पोजीशन रही थी अपने खुद के ग्रुप के अंदर। हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, देखिए कंटिन्यूअसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये फोकस कर रही है ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज ऑल्सो ए स्टेप रिगार्डिंग इन दिस डायरेक्शन, जिसके अंदर आपका क्या है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा रहा है विच इज ए वेरी एफिशिएंट एंड 0% पोल्यूशन जो है इससे होता है हाइड्रोजन फ्यूल से। सो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी मींस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने एस्टैब्लिश किया है कहां पे, सिम्हाद्री। सिम्हाद्री इज ए प्लेस इन द विशाखापट्टनम विच इज इन आंध्र प्रदेश स्टेट। तो कहां पे एस्टैब्लिश किया है हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, ये आपका सिम्हाद्री जो सिम्हाद्री आपका क्या है, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक आपका क्या होता है, वाटर एरिया होता है, उसके ऊपर इसको बनाया गया है जो कि विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है और एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है। 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि किसने बनाया है, एनटीपीसी ने बनाया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने, और कहां पे सिचुएटेड है, सिम्हाद्री विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सरयू कैनाल प्रोजेक्ट, सरयू कैनाल प्रोजेक्ट इज ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन यूपी एंड एमपी के अंदर इसको चलाया जा रहा है। सरयू रिवर जो है इसको कनेक्ट करने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट होगा ये कहां पे, आपका यूपी में। इट इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट रिवर कनेक्टिंग लिंक प्रोजेक्ट जो है कैनाल्स के थ्रू अलग अलग रिवर्स को कनेक्ट करना। इससे होता क्या है कि ये जो अगर रिवर है, इस रिवर के अंदर ज्यादा पानी आ रहा है और इससे फ्लड की सिचुएशन होती है, और एक और इधर रिवर है जिसके अंदर पानी कम होता है और यहाँ पे सूखे की सिचुएशन होती है, तो इस रिवर को इससे कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती थी बार बार, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे सूखे की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जा रहा है, ये जो है बहुत टाइम से इसका डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रयास चल रहा है कि पूरे इंडिया की जो रिवर्स हैं इनको हम आपस में कैनाल्स प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट इन यूपी, पूर्वांचल
के अंदर जो है बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक का ये कनेक्टिंग प्रोजेक्ट होगा। इसमें 5 रिवर, कौन कौन सी 5 रिवर इंपॉर्टेंट है, पांचों के नाम याद करना। सरयू कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये लार्जेस्ट रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कौन कौन सी है, घाघरा, सरयू, ताप्ती, बाणगंगा एंड रोहिन। घाघरा, सरयू, ताप्ती, बाणगंगा एंड रोहिन आर बीइंग कनेक्टेड। द टोटल लेंथ इज 808 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ होगी। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इट हैज लिंक्ड केन एंड बेतवा रिवर इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे है ये आपका, मध्य प्रदेश में है। इसका सेंट्रल स्टेट का जो है ट्रिब्यूटरीज है, दोनों की दोनों केन और बेतवा जो है आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। इस टाइप से होती है ये, यमुना रिवर आपकी जा रही है तो इधर एमपी की साइड से केन एंड बेतवा ये दोनों जाकर के इसमें मिलती हैं। अब क्या किया गया है, केन और बेतवा को आपस में कनेक्ट किया गया है और इसमें सेंटर ने 90% पैसा खर्च किया है इस प्रोजेक्ट का और स्टेट ने किया है 10%, यानी कि सेंटर और स्टेट का इसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूशन है वो 90 एंड 10 के रेशियो में रहा है। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है कंप्लीट, इट इज द यमुना रिवर और यमुना रिवर के अंदर ये बेतवा रिवर आ रही है और ये बनाई गई है लिंक कैनाल, ये जो आपको दिख रही है, और ये है आपकी केन रिवर। तो ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है एंड इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसी टाइप का यदि हो तो न तो फ्लड की सिचुएशन आएगी और साथ में ही जो है ड्रॉट कंडीशंस हैं उनको भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। राजस्थान होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन व्हाट, राजस्थान हैड फर्स्ट पोजीशन इन द फॉलोइंग fields which are the part of good governance index। ये पार्ट है आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स का ही, उससे ये सेक्शन है। जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी हमने देखा था, ये एक रीजन था, एक एरिया था, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी के अंदर राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है। एनवायरमेंट में राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है एंड पब्लिक सेंटर्ड गवर्नेंस के अंदर जो है राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है। तो इन 3 पर्टिकुलर जो हमने देखा था 10 एरियाज में से 58 इंडिकेटर, तो 10 में से ये जो 3 एरिया हैं, इन तीनों एरिया में गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर राजस्थान का क्या है, इंडिविजुअल इन एरियाज में से 10 में से 3 एरिया में राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन आई है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021। देखिए बेसिक जो लिटरेसी है यानी कि जो 10 साल तक के बच्चों के बीच में जो साक्षरता का जो रेशियो है, साक्षरता के बारे में एक इंडेक्स जारी हुआ है, Foundational Literacy and Numeracy Index of 2021 and it is again a very important index। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटेटिवनेस। आपको कोई भी इंडेक्स हो, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास है इसलिए बता देती हूँ इन सब चीजों को, कोई भी इंडेक्स होता है तो उस इंडेक्स के रिगार्डिंग हमें 2-3 चीजें बहुत ही अच्छे से दिमाग में लगा लेनी चाहिए कि पहले तो वो इंडेक्स कौन जारी करता है, यानी कि हु इज रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो यहाँ पे रिलीज कौन कर रहा है, या रिपोर्ट या इंडेक्स रिलीज कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस। रिलीज करना और बनाना ये दोनों भी क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में ही देख लीजिए, यहाँ पे बना तो रहा है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस और इसको पब्लिक में रिलीज कौन कर रहा है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम, यानी कि पब्लिकली रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट एक अलग है, संस्था अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, और इसको सर्वे करके तैयार करने वाला इंस्टीट्यूट अलग है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस। यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे इंडेक्सेस में जो खुद बनाता है वो ही रिलीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्सेस को तैयार करता है और उनको रिलीज करता है। जैसे हमने देखा था हेल्थ इंडेक्स एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो वो दोनों किसके द्वारा किए गए थे, नीति आयोग के। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आपको प्रत्येक जो इस टाइप का इंडेक्स होता है तो हु इज प्रिपेयरिंग दैट इंडेक्स एंड हु इज प्रिपेयरिंग एंड
who is releasing and about what is that index, about what is that index and राजस्थान का उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कौन सी पोजीशन है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको आरएएस एग्जाम के लिए प्रत्येक इंडेक्स वाला जो सेक्शन आता है इसमें हमें अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। ये इंडेक्स है, ये ओवरऑल कंडीशन ऑफ द बेसिक एजुकेशन इन द चिल्ड्रन 10 साल जो यानी कि 10 इयर्स से जिनकी एज नीचे है उनके ऊपर ये कंडक्ट करवाया गया। इसमें टोटल ओवरऑल 41 इंडिकेटर्स को इसमें यूज किया गया है बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट पोजीशंस की। तो बिग स्टेट्स में फर्स्ट पोजीशन वेस्ट बंगाल की है, वेरी सरप्राइजिंग रिगार्डिंग अगर हम उनकी पॉपुलेशन से देखें तो फिर भी क्या है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल इस पर्टिकुलर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन है। स्मॉल स्टेट्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन है केरल की और राजस्थान इसमें 47 स्कोर के साथ में 6th पोजीशन पे है। मैंने कहा था कि हमेशा मैं आपको जितने भी करंट अफेयर्स कराऊंगी इंडेक्सेस में हम अलग से राजस्थान का स्कोर और राजस्थान की पोजीशन देखेंगे, बाकी फर्स्ट और सेकंड या इस टाइप के जो फर्स्ट और लास्ट वाली पोजीशन है उसको तो देखेंगे ही, राजस्थान का उसमें स्पेसिफिकली हमें फिर से याद करना होगा। तो फर्स्ट तो बिग स्टेट में वेस्ट बंगाल, स्मॉल स्टेट्स में केरल और राजस्थान 6th पोजीशन के साथ में जो है इस इंडेक्स के अंदर स्टैंड करता है। नेक्स्ट जो है आपका इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो कि काफी चर्चा के अंदर रहा था। इंडिया सेंट्रल समिट जो है 27 जनवरी 2022 को इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ में एक वर्चुअल मोड में जो है आपकी ये मीटिंग हुई थी 30th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया एंड मिडल एशिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ओकेजन पे, यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 30 साल होने के अवसर पे ये वर्चुअल मोड में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। और आज के टाइम में न केवल इंडिया, न केवल जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, सभी के लिए जो सेंट्रल एशिया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बना हुआ है इंटरनेशनल सिनेरियो में। जब से जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आया है, इंडिया के लिए इसका इम्पोर्टेंस जो है आपका सेंट्रल एशिया का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वहां पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, जहां पे इंडिया ने अपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन और कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम में भी जो है इस पूरे टाइम पे अगर हम सिनेरियो में देखें तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बेहतरी के लिए ऐसा होना जरूरी है। तो इसी दिशा में ये एक कदम है आपका इंडिया सेंट्रल एशिया। अब इसमें एक डिसाइड किया गया कि हर 2 साल में जो है एक समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, बाई एनियल समिट को ऑर्गेनाइज करने का इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या किया गया है, डिसीजन लिया गया। संपन्न प्रोजेक्ट इज रिगार्डिंग द पेंशन स्कीम। ये क्या है, रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द पेंशंस डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। ये करंट अफेयर मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है कि कई बार क्या होता है पेपर में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हमें लगता है कि क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसा होता नहीं है। वो कुछ ना कुछ आपका क्या चल रहा होता है करंट अफेयर में, उसमें सेक्शन चल रहा होता है। हालांकि जो संपन्न प्रोजेक्ट है ये 2018 के अंदर लॉन्च हो गया था, यानी कि 2018 ऑलमोस्ट 4 इयर्स बैक टू अगर हम जाकर के देखें तो वहां पे लॉन्च हो गया था, लेकिन हाल ही में इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है पेंशन्स के होने चाहिए। और इसके नाम से ऐसे पता नहीं चलता है कि ये एक पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन माय करंट अफेयर सेक्शन। सैंपल प्रोजेक्ट जो है आपका सबसे पहले तो ये पेंशन ट्रांसफर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है पेंशन ट्रांसफरिंग सिस्टम से है ये। और ये लॉन्च कब हुआ था, ओरिजिनली 2018 में हुआ था। किसके द्वारा, CGCA कंट्रोलर जनरल ऑफ द कम्युनिकेशन अकाउंट्स हैं, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। Global Unicorn Index 2021, a very important index regarding to measure the growth of economy of any country in the present scenario। क्योंकि जिस कंट्री के अंदर जितनी तेजी से यूनिकॉर्न कंपनीज डेवलप हो रही हैं, दैट मीन्स उसकी इकोनॉमी उतनी ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है।
इसीलिए ये इंडेक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया इस इंडेक्स में कंटिन्यूसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, प्रिपेयर कौन करता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक इंस्टीट्यूट है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है और इसको रिलीज कर देता है। और ये यूके को इसमें इंडिया ने डिस्प्लेस करके थर्ड पोजीशन जो है अपनी बना ली है। एट प्रेजेंट जो है, यदि मैंने इसमें इंक्लूड किया है आपका लेटेस्ट डेटा 19 जुलाई 2022 तक का मैंने डेटा इंक्लूड कर लिया है, और इसमें आज के दिन जो है टोटल 105 यूनिकॉर्न है इंडिया में इस ऑफिशियल डेटा तक। 19 जुलाई तक 2022 में कितने यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, 5। और एक यूनिकॉर्न होती है $100 बिलियन की जो कंपनी होती है, एक स्टार्टअप होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। दैट मीन्स हमारे इंडिया में 105 यूनिकॉर्न है, और इंडिया ने यूके को इसमें से रिप्लेस कर दिया था जब ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 2022 की, और थर्ड पोजीशन पे इंडिया इसमें पहुंच गया। इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग का मतलब है कि यहां से 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, कहां से, आपके इंडिया से, और रशिया के 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। और ये 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन फिक्स होते हैं, एक तो होता है आपका डिफेंस मिनिस्टर और एक होता है आपका फॉरेन मिनिस्टर। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफेंस एंड आपका जो फॉरेन मिनिस्टर होता है। तो इन दोनों पक्षों की जो बातचीत होती है, इन दोनों जो पार्टीज के बीच में जो डायलॉग होता है उसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। इंडिया अमेरिका का जो है सबसे पहले 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद में इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ भी इंडिया ऐसा करता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपका इंडिया और रशिया का 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ है। यानी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के साथ में एक्सक्लूसिव मीटिंग करके इन एरियाज में डिस्कस करते हैं। और इस मीटिंग का जो है कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया में जो है आपकी AK-203 राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी एस्टैब्लिश की जाएगी अमेठी इन यूपी। यानी कि यूपी के अमेठी में AK-203 जो राइफल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा कारखाना, एक प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा। और ये मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के मेंबर ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल साइड ऑफ मेंबर, ये ब्रिक्स के आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ब्रिक्स का, वो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये मेंबर्स जो हैं आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बने। 9th मेंबर कौन बना है, 29 दिसंबर 2021 को आपका बना है, इसमें ज्वाइन किया है इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। उससे पहले सितंबर 2021 के अंदर जो है बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे, इन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं हम। न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है फोर्टालेजा जो समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, 6th ब्रिक्स समिट थी। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री जाती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आता है। इन 5 मेंबर कंट्रीज के द्वारा क्या बनाया गया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 मिलकर के बनाते हैं ब्रिक्स। और इसकी जो 6th मीटिंग हुई थी, हर साल ब्रिक्स की एक मीटिंग होती है, 5 मेंबर कंट्रीज में से एक कंट्री होस्ट करती है इस मीटिंग को। तो 6th मीटिंग हुई थी आपकी कहाँ पे, ब्राजील में। और इस मीटिंग के अंदर ही फोर्टालेजा के अंदर हुई थी, ये ब्राजील के फोर्टालेजा के अंदर। और वहां पे क्या किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था। न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर जो है आपका चाइना के अंदर, जो संघाई है, संघाई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी एक जो ब्रांच है वो अभी इंडिया में भी ओपन की जा रही है, गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर। हैदरपुर वेटलैंड जो है वो नया वेटलैंड डेजिग्नेट हुआ दिसंबर के मंथ में। और हैदरपुर वेटलैंड जो है आपका यूपी के अंदर है। इसको 47th रामसर साइट बनाया गया इंडिया की। इट इज ए मैन मेड वेटलैंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
रैंक कौन सा नंबर का है ये? इंडिया का 47वां नंबर रामसर साइट है। मैन मेड है ये। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? क्योंकि ये रामसर साइट बोला तो रामसर साइट का मतलब क्या है आपका? एक ऐसी साइट जो कि एक पर्टिकुलर कन्वेंशन के तहत डिसाइड की जाती है, और वो कन्वेंशन था आपका ईरान में हुआ 2 फरवरी 1971 को। ये आपको याद रखनी है डेट कि रामसर जो कन्वेंशन है 1971 में हुआ था। यहाँ पे क्या किया गया था, पूरे वर्ल्ड से जो कंट्रीज हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने चिंता जाहिर की थी कि जो वेटलैंड एरिया होता है, वेटलैंड कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? दलदली जो पानी वाला क्षेत्र होता है उसको वेटलैंड बोलते हैं, जिसमें दलदल भी हो और पानी वाला भी हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइप के एरिया को वेटलैंड बोलते हैं। इसमें पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज जो है डेवलप होती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्लोरा और फोना है दोनों ही स्पेसिफिक कंडीशन का होता है। और ये वेटलैंड्स हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इनका किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड फॉर एग्जांपल जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो हमारे केवला देव में आते हैं। कितने दूर से, रशिया के अंदर भी साइबेरिया से क्रेन्स जो है हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो केवला देव है वो आपका एक वेटलैंड है, और ये रामसर साइट भी है। ये इसीलिए क्योंकि इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेट होकर के बर्ड साइबेरिया से आ रहे हैं। तो ये डिके हो रही थी वर्ल्ड वाइड, तो इनके कंजर्वेशन के लिए 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था, ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर, वहां पे कन्वेंशन हुई थी, और इनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए, फंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए थे। उसके तहत क्या की जाती हैं, ऐसी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली जितनी भी साइट्स होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, उनको रामसर साइट बना करके उनको कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है। सो 47th रामसर साइट इंडिया की बनी है हैदरपुर इन यूपी। रामसर साइट ऑफ राजस्थान कौन सी? एक तो आपकी सांबर लेक है और एक आपका केवला देव है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ द दिसंबर 2021। आपकी दिसंबर महीने में जो इंपॉर्टेंट स्कीम, मैंने कहा था कि राजस्थान गवर्नमेंट का एनिवर्सरी मंथ होता है ये दिसंबर के महीने में, तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स में देखें तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम जो है, इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, इस पर्टिकुलर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 150 विदेशों के अंदर 150 जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ाई के लिए, यानी कि आपकी फ्री एजुकेशन अब्रोड के लिए। सबसे पहले तो इसका एम क्या है इस स्कीम का, फ्री एजुकेशन इन दी अब्रोड। वहां की जो टॉप कुछ यूनिवर्सिटीज है ऑलमोस्ट आपकी 150 उनके लिए है। इसमें कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा राजस्थान से? 200 स्टूडेंट्स को किया जाएगा प्रत्येक साल। की वर्ड्स मैं आपको बता रही हूं इसमें, और ये किसके लिए है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। सो 200 स्टूडेंट्स एवरी ईयर विल बी सिलेक्टेड टू स्टडी अब्रोड इन दी टॉप यूनिवर्सिटीज फ्री ऑफ द कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एंड द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस। नेक्स्ट आती है IM शक्ति उड़ान योजना, एंड दिस स्कीम इज launched on the 19th December 2021 for the free distribution of sanitary napkins for the women and girl at the Anganwadi centers. 19 December 2021 is a very important date. ये आपको जो जितनी भी स्कीम्स के लॉन्च होने की डेट है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के अंदर सीधे सीधे 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं 2 तक भी पूछे जाते हैं, स्कीम की लॉन्चिंग डेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी, राजस्थान की सभी स्कीम्स के लॉन्चिंग डेट याद होने चाहिए। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई और इसका बजट है 200 करोड़ रुपए का। ये सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड है। जागृति बैक टू दी वर्क स्कीम जो है, ये महिलाओं को, जो महिलाएं यानी कि दोज वुमन हु हैव लेफ्ट देयर जॉब आफ्टर द मैरिज, उनको वापस से
आपके वर्क फोर्स एरिया के अंदर इंक्लूड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। जागृति बैक टू दी वर्क स्कीम, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इन एसोसिएशन विद दी जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है जॉब्स फॉर हर, उसके साथ मिलकर के ये राजस्थान गवर्नमेंट का, ये भी कब लॉन्च की गई, 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, टू मोटिवेट वुमेन रीजॉइन द वर्क। टारगेट है इसके अंदर 15,000 महिलाओं को, यानी कि शुरुआत में 15,000 वुमेन को री एम्प्लॉय करना है, यानी कि वो पहले काम करती थी लेकिन शादी या पारिवारिक रीजन से उन्होंने, फैमिली जो कॉजेज हैं उनकी वजह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया, इस वजह से उनको वापस से री एम्प्लॉय करवाया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15,000 वुमेन इन 3 ईयर। 3 साल में 15,000 वुमेन को इस स्कीम के तहत, यहाँ पे जर्नलाइज्ड बात नहीं की जा रही, पर्टिकुलरली स्कीम के तहत जो है 3 साल में 15,000 महिलाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा और सिंगल मदर, विडो, डिवोर्सी एटसेट्रा को क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम। बॉर्डर एरिया जो है हमारे राजस्थान के अंदर आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपकी किस में आती हैं, बॉर्डर एरिया शेयर करती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो इन पर्टिकुलर रीजन जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कि आपका वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आता है, तो यहाँ का बॉर्डर एरिया के अंदर जो विलेजेस हैं, जो एरिया है, इसके डेवलपमेंट के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम काम करती है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर, ये जो स्कीम है ये 1993 के अंदर स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर स्कीम लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा हायर अपने तरीके से, अपनी मर्जी से क्या है, हाउसेज नहीं बनाए जा सकते, डेवलपमेंट के जो है लोकल वर्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कभी भी अगर युद्ध जैसी कंडीशन आती है तो उसके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और वो सारी जो चीजें हैं वो फुलफिल करने के लिए अलग से प्लानिंग की, अलग से बजट की उसकी जरूरत होती है, और उसी के लिए ये स्कीम है आपकी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज पर द स्पेसिफिक नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स मैंने बता दी कि सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं यहाँ पे, और आपकी जो है प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, इन सब को देखते हुए इस एरिया में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई पॉलिसी है, अच्छे से याद कर लेना, मेंस का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी जो 2021 में है, ये रिप्स 2019 सॉरी, तो राजस्थान इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम आई थी रिप्स आपकी 2019 की, उसके प्रोविजंस के तहत इसमें बहुत सारे क्या दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, और इसको लिंक कर दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो है आपका इंसेंटिव स्कीम से। 75% ऑफ द प्रोड्यूस्ड इथेनॉल, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लें इथेनॉल की। इथेनॉल जो होता है आपका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, और इसको हम मिक्स करते हैं पेट्रोल के अंदर, ताकि जो है हमारा कंजप्शन पेट्रोल का कम हो, क्योंकि बहुत हाई प्राइस होती है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, साथ में ही पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है इथेनॉल की मिक्सिंग की वजह से। जितना भी इथेनॉल राजस्थान के अंदर प्रोड्यूस होगा, प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा, उनको 75% अपना जो पेट्रोलियम कंपनीज को सेल करना होगा इथेनॉल। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो है इथेनॉल को ज्यादा से ज्यादा मिक्स किया जाएगा पेट्रोल के अंदर, तो इसलिए ये प्रोविजन किया गया है इस पॉलिसी के तहत, ये पॉलिसी का प्रोविजन है, इट इज ए प्रोविजन इन दिस पॉलिसी। एट प्रेजेंट की कंडीशन क्या है, इथेनॉल जो है पेट्रोल में कितना मिक्स किया जा रहा है, 10% किया जा रहा है, लेकिन टारगेट क्या है, 20% मिक्सिंग का टारगेट है, कब से, 2025-26 से, और पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे 20% मिक्स किया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से इन दी सर्टेन एरियाज।
एंड व्हाट विल बी दैट एरियाज, वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। जैसे कि हमने भारत स्टेज 4 से सीधे भारत स्टेज 6 पे मूव किया, भारत स्टेज 5 के जो इंजन है उनको स्किप कर दिया था उसको, और भारत स्टेज 6 का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दिल्ली गुड़गांव से स्टार्ट किया गया था। उसी टाइप से इसके जो पायलट प्रोजेक्ट यानी कि इनिशियली टेस्टिंग टाइप का जो प्रोजेक्ट है वो आपका कहां से होगा, वो आपका होगा यहां से 1 अप्रैल 2023 से 20% मिक्स करना। बाकी ओवरऑल थ्रू आउट द इंडिया जो है आपका 20% मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी 2025-26 से। लास्ट आता है आपका इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड जो है कि इंस्पायर मानक नाम से ये कंप्लीट अवार्ड्स हैं। These awards are to motivate the children of the school going children for the new innovations। उनके अंदर इनोवेटिव इंस्पायर को क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये अवार्ड्स को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं? बाय द साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। क्यों? एम क्या है इसका? एम है टू प्रमोट द इनोवेशन अमंग द चिल्ड्रन। जयपुर जो है इसका फर्स्ट पोजीशन आई है थ्रू आउट द इंडिया। इट इज वेरी कमेंडेबल वर्क बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द जयपुर, और यहाँ के टीचर्स के द्वारा भी हम साइमल्टेनियसली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन इंडिया की। मानक का मतलब है, जैसे कि इसका कंप्लीट नाम जो रखा गया है इंस्पायर मानक, तो मानक का मतलब है MANAK, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशंस एंड नॉलेज। यानी कि इंडिया के मिलियंस ऑफ माइंड्स, लाखों जो दिमाग हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं नेशनल एस्पायरेशंस को, राष्ट्र की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को थ्रू द नॉलेज। ये अवार्ड दिए जाते हैं क्लास 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के जो बच्चे हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हर एक स्कूल से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके फिर उनके बीच में जो है उनके द्वारा कराए गए, उनके द्वारा इनोवेट किए गए कुछ प्रोसेस हो सकता है, कोई नया इनोवेशन होता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है और ओवरऑल फिर फाइनली नेशनल लेवल पे उनको प्राइज दिया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन इन दी दिसंबर करंट अफेयर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं हम जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू सो मच।